हाय एवरीवन, दिस साइड तन्वी एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं एनपीओ दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्लास 12 की बुक टीएस गरेवाल से। एनपीओ आपका बीकॉम ऑनर्स में भी आता है एंड अगर बात करें क्लास 12 की तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में एनपीओ आपके दो क्वेश्चन आएंगे, आपके दो या तीन, एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आएगा और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। हम लोगों ने अभी तक सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर अप कर लिए हैं और ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस जो कि आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं टीएस गरेवाल के, वो भी कवर कर लिए हैं। ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 54 ऑफ टीएस गरेवाल एडिशन 2019 एंड 20। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने यही कोशिश की है कि हम एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा करें। अब ये जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो शायद एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस ही आते हैं, इतनी सारी एडजस्टमेंट्स नहीं आती जो आपको ये इतनी सारी एडजस्टमेंट्स गिवन है। पर हाँ, ये क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे कि विद इन 10 मिनट्स हम लोग पूरा करें ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो विदाउट एनी मिस्टेक। तो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बच्चे अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं उनको पता है हम लोग क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो होता है स्टेप वो होता है करंट ईयर पहचानना। अब करंट ईयर कौन सा है वो आपको पता चलता है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब का गिवन है। आपको वो गिवन है 31 मार्च 2019 का, तो यानी मेरा करंट ईयर है अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट साइड। तो देखिए इसके अंदर मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन नहीं है, मुझे आपको सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, तो यानी ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट साइड देखते हैं, टू कैश इन हैंड एंड टू कैश एट बैंक। ये जो आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है बेटा, ये आपका ना ओपनिंग बैलेंस होता है। आपको ये बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से भी मिलेगा कई क्वेश्चंस के अंदर। ये आपका जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग कैश का बैलेंस है कि साल के शुरू में मेरे पास इतने पैसे थे। सिमिलरली अगर आप एक पेमेंट साइड पर देखो तो यानी कि आपको गिवन है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है और ये जाता है आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले इन दोनों अमाउंट्स को उनकी जगह पर डाल देते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश आएगा 22,500 और बैंक आएगा 50,000। तो ये है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट एंड दिस इज क्लोजिंग। कैश एंड बैंक, कैश कितना है, कैश है 22,500 एंड 50,000, 22,500 एंड 50,000। इसके बाद आते हैं हमारे क्लोजिंग पर। क्लोजिंग वाला कितना गिवन है 2,500 और 2,50,000। तो क्लोजिंग हो गया कैश 2,500 एंड 2,50,000। अब स्टार्ट करते हैं वापस से रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट साइड पे सबसे पहले आपका गिवन है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस हैं आपके 8,17,500। सब्सक्रिप्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट भी गिवन होगी। देखते हैं सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आपकी ये रही, आउटस्टैंडिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस। सिंस ये लास्ट टॉपिक है तो मैं आपको एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ सब्सक्रिप्शंस का। सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं? सब्सक्रिप्शंस आपकी होती हैं एक तरीके से मेंबरशिप फी। आप कोई भी क्लब ज्वाइन करते हो तो आप उनको हर मंथ कुछ ना कुछ फी देते हो ताकि आप उस क्लब के मेंबर बने रहो। अब सिंस हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनता है, ये हमारा बनता है एक्रूअल बेसिस पे। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ करंट ईयर की चीजें आती हैं, प्रीवियस ईयर की कोई भी चीज या नेक्स्ट ईयर की कोई भी चीज नहीं आएगी। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हुआ, करंट ईयर का लेना है सिर्फ। अब देखो सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव टोटल कितने की हुई है, 8,17,500 की, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर इनकम साइड में लिखूंगी बाय सब्सक्रिप्शंस 8,17,500। अब अगर बात करें आउटस्टैंडिंग की तो देखो साल के शुरू में मुझे कितने पैसे नहीं मिले, 37,500। मैं अगर आपको साल के शुरू में ही बोलूं यार मेरे ना इतने पैसे आने हैं, तो वो कब के पैसे होंगे, वो प्रीवियस ईयर के होंगे ना। तो जो प्रीवियस ईयर की चीज है वो तो नहीं आएगी।
तो ये क्या हो जाएगा, लेस। लेकिन अगर साल के एंड में मैं आपको बोलूं कि यार ये मेरे पास पैसे अभी तक आए नहीं, इस साल आने थे, तो ये पैसे कब के हैं, ये पैसे हैं मेरे पास करंट ईयर के, तो करंट ईयर के पैसे क्या हो जाते हैं, ऐड। तो यानी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लेस करेंगे प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है, 37500 लेस। ऐड करेंगे हम करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, और वो मेरी कितनी है, 25,000। अब बात करते हैं एडवांस की। तो आपको ये याद रखना है, जो प्रीवियस ईयर में एडवांस मिलता है, साल के शुरू में ही आपको एडवांस मिल गया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कुछ पैसे आपको एडवांस मिले, तो वो कब के लिए मिले होंगे, वो आपको मिलते हैं करंट ईयर के लिए। लेकिन जो करंट ईयर में एंड में एडवांस आपको मिलता है, आपका करंट ईयर खत्म हुआ, फिर किसी ने आपको एडवांस दे दिया, तो वो आपको कब के लिए मिलता है, वो आपको मिलता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जो प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला करंट ईयर के लिए, वो क्या होगा, ऐड। लेकिन जो करंट ईयर में एडवांस मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड प्रीवियस ईयर का एडवांस, कितना है प्रीवियस ईयर का एडवांस, 17,500 लेस करंट ईयर का एडवांस, क्योंकि वो कब के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए, और कितना दे रखा है मुझे, 10,000। ये आपकी है सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 8,12,500 रुपीज। अब वापस से इन चीज़ों को बैलेंस शीट्स में से डालते हैं। तो सबसे पहली बात है, देखो भाई 1 अप्रैल ओपनिंग है, तो ओपनिंग, ये सब चीज़ें ओपनिंग में जाएंगी और ये सब चीज़ें जाएंगी क्लोजिंग में। अब कहाँ कहाँ जाएंगी, जो आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आपको पैसा अभी तक मिला नहीं है, ये आपका जाएगा कौन से साइड, एसेट साइड। तो 37,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 37,500। लेकिन जो आपको रिसीव हुई एडवांस में, वो तो आपके लिए लाइबिलिटी है ना, तो 17,500 आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। सिमिलरली जो ये 25,000 आपको अभी भी नहीं मिले, ये आपका एसेट है, और 10,000 आपकी क्या है, लाइबिलिटी। ये कौन से में जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000 एंड रिसीव्ड इन एडवांसेस 10,000। तो आपने देखा, आप एक साथ वैल्यूज डालोगे तो कभी चांसेस नहीं होंगे क्वेश्चन के गलत होने के। अब बढ़ते हैं आगे, सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा डोनेशंस। डोनेशंस में मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है, 2 टाइप की डोनेशंस होती हैं, एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब होता है सिंपल, जैसे अभी आपको गिवन है ना 2 डोनेशंस, दैट्स इट, कुछ और गिवन है नहीं। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होता है, स्पेसिफाई करता है वो, डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, डोनेशंस फॉर मैच, और इसको हम ट्रीट करते हैं एकदम फंड की तरह, इसकी तरह फंड। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप वो टॉपिक को अच्छे से कर लेना। अब ये जो जनरल डोनेशन होती है, ये आपका रेवेन्यू नेचर की वजह से इनकम एक्सपेंडिचर में जाती है। लेकिन ये जो आपकी स्पेसिफिक डोनेशन होती है ना, ये आपकी जाती है बैलेंस शीट में। यहाँ तो मुझे कुछ नहीं गिवन, यहाँ तो सिर्फ गिवन है डोनेशंस 30,000। सिमिलरली अगर आप नीचे देखो, गवर्नमेंट ग्रांट 1,50,000, ये भी आपका डोनेशंस की तरह ही है। गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसे दिए हैं। अब क्या ये मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट ने आपको किस चीज के पैसे दिए हैं, नहीं मेंशन। हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें ऐसे लिखा था गवर्नमेंट ग्रांट, और नीचे ब्रैकेट में लिखा था यूथ डेवलपमेंट रिसर्च एंड कुछ ऐसे करके। तो अब देख, और एक क्वेश्चन और था, उसमें था पोलियो इराडिकेशन। तो जब ऐसे वो स्पेसिफाई कर देता है, तो वो आपका बन जाता फंड, वो आपका जाता बैलेंस शीट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे स्पेसिफाई करके दिया है कि आप इस पैसे को इसीलिए यूज कर सकते हो, आप इसको पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम्स के लिए ही यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं गिवन, तो यहाँ पर हम ये दोनों चीजें किस में लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आपका आ गया बाय डोनेशंस 30,000 एंड बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट 1,50,000। क्लियर एवरीवन? और कुछ हमारे पास इसकी एडजस्टमेंट भी नहीं थी।
अब बात करते हैं टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स और टू प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो। न्यूज़पेपर्स और चैरिटी शो जो है आपके नॉर्मल, आपका कोई फंड तो नहीं है ना चैरिटी का, सिंपल आपके एक्सपेंसेस हैं। तो टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर 3000, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स 3000 and to proceeds of charity show 1,65,000, by proceeds 1,65,000। नेक्स्ट पे मूव करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 10% फॉर फुल ईयर। अब देखो ये एक लौता क्वेश्चन है और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। इसमें मुझे क्या गिवन है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें 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 हमें वो देता था इन्वेस्टमेंट, कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, उस पर इतना इंटरेस्ट मिलता है, इस डेट को मैंने की थी, आप इंटरेस्ट निकालते थे। इसमें आपको दे दिया उल्टा, वो कह रहा है कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट होगी। अब इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना। आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट होगी, लेट से आपके पास इन्वेस्टमेंट है एक्स। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ देखो तो आपको नहीं गिवन वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी तभी तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट आपके पास कोई होगी एक्स, उस पे आप 10% का पूरे साल का इंटरेस्ट लगाओ तो आपको 70,000 मिलते हैं। ये तो मेरी इनकम है, ये तो मेरी इनकम साइड चली जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो हो मेरे पास, इन्वेस्टमेंट थी तभी तो पैसे मिल रहे हैं। तो यानी ये इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू आप इसको एक्स लेट करके निकालोगे एंड द वैल्यू विल बी 7 lakhs। तो ये जो 7 lakhs निकालना था, अगर ये बच्चा नहीं जानता तो उसका पूरा क्वेश्चन है गलत। अब ये इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, आपके पास साल के शुरू में भी है ये एसेट और साल के एंड में भी है एसेट, तो ये जाएगा दोनों बैलेंस शीट्स में। इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपीस, इन्वेस्टमेंट साल के एंड में भी है आपके पास 7 लाख। क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका टू सनरीज इनकम, कोई छोटी मोटी किसी और चीज की इनकम थी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4,000 की, बाय सनरी इनकम्स 4,000। आपका इनकम साइड हो गया है कंप्लीट, और कुछ होगा तो बाद में देखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, पेमेंट साइड पे आते हैं। पेमेंट साइड पे आपको सबसे पहले गिवन है सैलरीज 1,25,000 और आपके पास इसकी एडजस्टमेंट भी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की। तो सैलरीज आपको कितनी गिवन है, 1,25,000। अब देखो फिर से वही वाली बात आ गई, पेमेंट वाली, करंट ईयर की चीज आएगी। आपके पास कुछ सैलरीज आप पे करते हो, आप कह रहे हो कि मैंने साल के शुरू में इतनी 12,000 की सैलरीज पे नहीं की, तो ये कब की होंगी, ये पिछले साल की सैलरीज होंगी ना, तो पिछले साल की हैं तो माइनस। आप साल के एंड में बोलते हो यार मैंने तो अभी भी 18,000 की सैलरी पे नहीं की, तो ये कब की होगी ये सैलरी, ये होगी आपके करंट ईयर की, तो ये वाली हो जाएगी ऐड। तो करते हैं क्वेश्चन को, सैलरीज हैं आपकी टू सैलरीज 1,25,000, उसमें आप लेस कर दोगे प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है आपकी, 12,000, तो 12,000 आपकी क्या हो जाएंगी, लेस। और करंट ईयर की जो 18,000 की सैलरीज अभी तक आपने पे नहीं की, वो क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1,31,000। क्लियर एवरीवन? अब आगे बढ़ते हैं। बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी है 17,000। एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे करवाऊंगी, एक होती है आपकी बुक्स और एक होती है आपकी स्टेशनरी। जो बुक्स हैं ये होगी आपका एसेट, लेकिन स्टेशनरी आपका एसेट नहीं होगी। तो अगर आपको बुक्स गिवन है तो वो मानोगे आप एसेट, लेकिन स्टेशनरी को एसेट नहीं मानना। बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टेशनरी को तो इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, लेकिन बच्चे बुक्स को भी इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। बुक्स को आप इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं, बुक्स को आप एज एन एसेट ट्रीट करोगे। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे,
स्टेशनरीज कितनी गिवन है आपको? 17,000। क्या कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है, स्टॉक का ट्रीटमेंट गिवन है। तो अब इसको समझना, ये मैं आपको हर क्वेश्चन में बहुत बार बच्चों को समझाती हूँ। देखो, आपके पास साल के शुरू में ना कुछ रजिस्टर्स थे। आप 12th आपकी क्लास स्टार्ट हुई और आपके पास कुछ रजिस्टर्स पड़े हुए थे स्कूल के, लेट्स से 5 रजिस्टर्स आपके पास पड़े हुए थे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आपकी मम्मी ये कहेगी ना कि बेटा पहले इन रजिस्टर्स को यूज करो, उसके बाद नए खरीदना। तो आपने सबसे पहले इन रजिस्टर्स को यूज करना स्टार्ट हुआ। अब जब ये 5 रजिस्टर्स खत्म हो गए तो जो है आप मार्केट गए और मार्केट में आपको बोला कि भाई हम तो जो है पर डजन, मतलब डजन रजिस्टर्स ही देंगे, 12 रजिस्टर्स ही आपको मिलेंगे, उससे कम नहीं। तो आप 12 रजिस्टर्स और खरीद लाए। तो आपके पास पूरे साल में हो गए 17 रजिस्टर्स। लेकिन एंड में आपके पास 3 रजिस्टर्स बच गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक्चुअल में रजिस्टर्स कितने कंज्यूम किए, कितने यूज किए, तो आप क्या बोलोगे? पहले तो 5 रजिस्टर किए बिगनिंग के, फिर मैं 12 खरीद के लाया, लेकिन 12 में से जो थे ना 3 बच गए। यानी 17 में से मेरे जो है अभी भी 3 क्या हो गए? बच गए। तो आपने एक्चुअली में रजिस्टर्स कितने यूज किए? आपने 14 रजिस्टर्स यूज किए। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कंसेप्ट लगता है कि आपने जितनी की स्टेशनरी खरीदी, ये तो स्टेशनरी खरीदी थी आपने, है ना, 17,000 की टू स्टेशनरी 17,000। लेकिन उसमें सबसे पहले जो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा वो आपने यूज किया होगा करंट ईयर में, पहले यूज किया होगा ना। और जो एंड में क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो आप अब नेक्स्ट ईयर में यूज करोगे। तो नेक्स्ट ईयर की चीज आएगी? नहीं आएगी, लेस कर दोगे। तो 22,500 आपका क्या हो जाएगा? ऐड। क्यों? क्योंकि ये है आपका ओपनिंग स्टॉक 22,500। लेकिन जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि अब वो आपका बच गया है, उसको आप अभी यूज नहीं करोगे। उसको आप यूज करोगे कब? उसको आप यूज करोगे अब आपके नेक्स्ट ईयर में। तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 32,500। अब पहले इन दोनों चीजों को जो है ना बैलेंस शीट में डाल लेते हैं, उसके बाद उससे पहले हम भूल जाएं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीज की। सैलरीज वाला भी हमने नहीं डाला। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग आप पे नहीं किया, आपके लिए लाइबिलिटी है। ओपनिंग वाली ओपनिंग में, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 12,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 18,000। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक है आपका, एसेट है, तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग में। ओपनिंग स्टॉक of stationery 22,500 and closing stock of stationery 7,000। क्लियर एवरीवन? तो एक बार याद रखना। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था बैलेंस शीट में नहीं जाता। तो बेटा जो स्टेशनरी आपने कंज्यूम कर ली वो तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, लेकिन जो एट द एंड आपके पास स्टॉक बच गया, जो आप स्टॉक रखते हो क्लोजिंग में, वो तो आपका ओपनिंग में यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा ना। यहाँ जितने आपने रजिस्टर्स कंज्यूम किए, ये जो 14 रजिस्टर्स आपने कंज्यूम किए, ये होता है आपका मटेरियल कंज्यूम्ड और ये आपका जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 95,500। अब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस करंट ईयर में अभी भी इतने पैसे बचे हैं। देखो एंड में आप बोल रहे हो मुझे इतना पे अभी और करना है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ये आपका करंट ईयर का है तो ये आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके पास कितने हैं? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 95,500। आप इसमें से ऐड करोगे आपके करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर में अभी भी आपने कितना पैसा नहीं दिया इलेक्ट्रिसिटी का? 12,500। जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 0 0 0 5 6 7 8 9 10 10800। तो ये हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पर। पहले इनको वैल्यूज को डाल लेते हैं। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं आपके 12,500। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, इंश्योरेंस 75,000। सो टू इंश्योरेंस 75,000। अब देखिए इंश्योरेंस आपने प्रीपे कर दिया। अब ये अच्छी चीज़ है ना, आपने एडवांस दिया है। आपने साल के शुरू में कब के लिए एडवांस दिया होगा? आपने साल के शुरू में करंट ईयर के लिए एडवांस दिया होगा, लेकिन साल के एंड में जो एडवांस दिया है वो कब के लिए दिया है? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जो करंट ईयर के लिए एडवांस दिया है वो एज यूजुअल ऐड, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दिया है वो माइनस। सो 7,000 आपका हो जाएगा ऐड। ऐड एडवांस 7,000 एंड लेस नेक्स्ट ईयर का एडवांस 3,000। तो अल्टीमेटली 4,000 ऐड होगा, 79,000 आपका आ जाएगा। अब एसेट में आपने जो इंश्योरेंस एडवांस दिया है वो कितना दिया है? बिगनिंग में 7,000 का, और यहाँ पर आपने जो प्रीपे किया है इंश्योरेंस वो कितने का किया है? 3,000 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका है इक्विपमेंट्स। अब देखो जो इक्विपमेंट है ये आपका है एसेट। आपको ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है इक्विपमेंट का, क्लोजिंग भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है। तो आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे अब एक एसेट अकाउंट, यानी कि इक्विपमेंट का आप बनाओगे अकाउंट। अब अकाउंट कैसे बनेगा? आपको एसेट अकाउंट बनाना मैंने सिखाया है। कैसे है? सबसे पहले आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है इक्विपमेंट का? 2,56,000। सो इधर आपका आएगा 2,56,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है इक्विपमेंट का? क्लोजिंग गिवन है 5,02,000। तो ये आएगा 5,02,000। अब परचेजेस जो गिवन है वो कितनी गिवन है आपको? इक्विपमेंट की परचेजेस आपको गिवन है 3 lakhs की। 3 lakhs की परचेजेस आपने की है। अब यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर, ये मैंने आपको समझाया था, जब एसेट अकाउंट होता है तो आप बैलेंसिंग फिगर मानते हो या तो आपने सेल किया होगा या फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। पर सिंस हमारे पास सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे कि हमारा जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी दैट वुड बी द डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट्स। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और आपकी वैल्यू आएगी, डेप्रिसिएशन की आपकी वैल्यू आएगी 54,000। तो अब देखो ये जो डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट का दोबारा समझ लेते हैं। फिक्स्ड एसेट की दो चीजें, एक डेप्रिसिएशन और सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस, ये जाता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इक्विपमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट का है 5,02,000, ओपनिंग वाला 256, इक्विपमेंट 256,000, और जो डेप्रिसिएशन आपने निकाली, मेरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डेप्रिसिएशन जो आपने निकाली वो आपकी आ गई 54,000। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पर। पेटी एक्सपेंसेस 5,000, कुछ और गिवन है? नहीं गिवन है। पेटी एक्सपेंसेस 5,000, ये भी इसी साइड आएंगे। नेक्स्ट 50 लिख दिया शायद मैं, नहीं 5,000 ही है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो कितना है? 1,29,000। तो एक्सपेंसेस आपके हो गए, और एक्सपेंसेस चैरिटी शो के एक्सपेंसेस 1,29,000। अब एक चीज ध्यान देना, देखो आपको ना यहाँ पर चैरिटी शो की इनकम भी गिवन है और एक्सपेंसेस भी, बट अगर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे देता ना कि एक फंड है, तो ये मैं उसमें डालती, पर यहाँ मैं उसमें नहीं डालूंगी। मुझे कोई फंड नहीं गिवन तो मेरा जाएगा सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। न्यूज़पेपर्स आपने खरीदे 10,000 के, तो न्यूज़पेपर्स आएंगे 10,000। इसके अलावा आपने लेक्चर्स की फ़ी दी है 165, और होनोरेरियम इट इज़ जस्ट लाइक अ सैलरी, तो 165 और 120 भी आएगा। 165,000 एंड 1,20,000 न्यूज़पेपर, सॉरी किस चीज़ के दिए हैं आपने ये? लेक्चर फ़ी एंड होनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ये खत्म, कैश का ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर।
देखो इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, सब्सक्रिप्शन ये हो गया, स्टॉक हो गया, इक्विपमेंट भी हो गया, लास्ट रह गया आपका बिल्डिंग। अब देखो बिल्डिंग थी आपकी 12 लाख की, अब कितनी की रह गई, 1140 की। फिर से वही बात है कि अब आप इसको सेल मान सकते हो या फिर आप इसको डेप्रिसिएशन। हम मानेंगे कि इस पे आपका डेप्रिसिएशन उन्होंने लगाया है, तो अब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 12 लाख, ये हो गई आपकी 60,000 की डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000, ये भी एक्सपेंडिचर साइड आएगा। ओपनिंग वाली 12 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट में, बिल्डिंग 12 लाख, और क्लोजिंग वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1140। दैट्स इट। हमारा क्वेश्चन इससे होता है सारा का सारा कंप्लीट, और कुछ भी नहीं आएगा। आई होप आपको इससे क्लियर हुआ हो कि कौन कौन सी वैल्यूज कहाँ कहाँ जाती है और आपको वैल्यूज कैसे निकालनी है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। अब आंसर्स कैसे कैसे आएंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड। अब ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड कैसे निकलेगा, एसेट साइड लेनी है, लाइबिलिटी साइड लेनी है, दोनों को करना है कैलकुलेट। इस साइड आता है आपका कैपिटल फंड। अब ये आपका कैपिटल फंड कितना आएगा, कैपिटल फंड आपका आएगा 22,66,000। अब ये जो कैपिटल फंड है, इस कैपिटल फंड को आप भेजते हो आपकी बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड 22,66,000। इसमें आप ऐड या माइनस करते हो सरप्लस। अब ये जो इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा सा अनटाइडी सा बना है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। जब आप एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करोगे, इनकम साइड का टोटल करोगे, तो आपको मिलेगा आपका क्या, सरप्लस या फिर डेफिसिट। इतना करने के बाद आपको मिल रहा है यहाँ पे सरप्लस। सरप्लस कितना है, सरप्लस आपको मिल रहा है 3,41,000। क्यों, जब आपकी इनकम साइड बड़ी होगी एक्सपेंडिचर से, आपकी इनकम ज़्यादा हुई है, खर्चे कम हुए हैं, तो आपको क्या आता है, सरप्लस। और ये सरप्लस होता है कहाँ पर ऐड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड सरप्लस 3,41,000। अब इतना करने के बाद आप बस देखोगे कि क्या आपका जो फाइनल आंसर है वो सही आ रहा है या नहीं। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा अगर आपकी बैलेंस शीट्स मैच कर जाएंगी तो। बैलेंस शीट मैच करके देखते हैं हमारी बैलेंस शीट्स मैच हो रही हैं या फिर नहीं। बैलेंस शीट का आपका टोटल आएगा 26,47,500, और इधर भी आपका बैलेंस शीट का टोटल आएगा 26,47,500। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने में भले ही हमें अभी 25 मिनट्स लग गए, बट आई एम श्योर आपको जो चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू है कि चैप्टर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, वो आपको पता चल गया होगा। आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, एट दी एंड चैप्टर में मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगी कि आपको ये याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है। सब कुछ इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक्रूअल का मतलब होता है करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, चाहे मुझे इनकम मिली, चाहे मैंने पेमेंट की, कुछ हो चाहे ना हो, करंट ईयर से चीज़ें आएंगी, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की चीज़ें नहीं आती। सेकेंडली आपको ये ध्यान रखना है, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ ना कुछ छुपी हुई एडजस्टमेंट ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो आपके आगे उसके पे क्या क्या लगा देगा, परसेंट वर्ड। सिमिलरली फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना ज़रूर सीख लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको बैलेंसिंग फिगर्स के थ्रू डेप्रिसिएशन या फिर क्लोजिंग वैल्यू मिलती है। इसके अलावा जो 4 मेन टॉपिक्स हैं जिसमें छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो है सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक्स टू डू, और इस पे आपका भी क्वेश्चन आ जाता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद आपका आता है कंज्यूमेबल आइटम्स का टॉपिक। कंज्यूमेबल आइटम्स का टॉपिक भी बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझ के, जैसे भी मैंने स्टॉक का रजिस्टर्स वाला एग्जांपल लिया था ना,
तो वो है आपका कंज्यूमेबल आइटम्स का एग्जाम्पल। एक हो गया आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है कि आप जो है फिक्स्ड एसेट कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इनको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है क्योंकि इन पे आपके छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। आई एम श्योर आपको एनपीओ अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब इतना करने के बाद भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं कर कर दिखाऊं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको पूरा एनपीओ समझ में आया और ये वीडियो समझ में आई हो, गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू टीसीएस अकेडमी। थैंक यू सो मच एवरीवन।